नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है किशन हुसैन और ये वीडियो में मैं एसएससी जीडी 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा। असल में स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैं ये बताऊँगा कि अभी आपका जो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो निकलेगी आपकी 24 नवंबर को, जो एसएससी अपने कैलेंडर के माध्यम से आपको बताई है। ठीक है, तो 24 नवंबर को फॉर्म निकलेगी। लगभग एक महीने के आसपास आपका जो फॉर्म फिलअप वो होगी और फरवरी का 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा। लगभग एक महीने में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं तो ये सितंबर ख़त्म हो चुका है, तो अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को पकड़े तो गोटा गोटी 4 महीना है और उधर का और 10 दिन है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, 4 महीना रखता हूँ क्योंकि इस बीच में काफ़ी पूजा है, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, छठ पूजा है, काफ़ी और भी है, जगद्धात्री पूजा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिन करके होता है, किसी का तबीयत ख़राब होता है तो वो मैं हटा के गोटा गोटी मानता हूँ कि 4 महीना है आपके पास, 120 दिन। तो देखिए, आप किसी भी स्टेट से हो, एसएससीडी में कट ऑफ जो है काफ़ी वेरी करता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अलग है। उसमें अब जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी ये सब का अलग है, लड़का लड़की अलग है, ईडब्ल्यूएस है। फिर उसमें से आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से जगह के हो, यानी आपका जनरल बॉर्डर है या फिर आपका नक्सल बॉर्डर है, या फिर यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है करती है। तो इतना कुछ अभी नहीं सोचना है, इतना कुछ नहीं सोचना है। आरटीआई की बात करूँ तो काफ़ी चैनल में ये देखने को मिल रहा है कि 80,000 84,000 वैकेंसी निकलेगा। वैकेंसी कुछ भी निकले, आप उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप ध्यान दीजिए अपना प्रिपरेशन पे, क्योंकि आपको तो सीट चाहिए ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको तो 21 सीट चाहिए, आपको तो सीट चाहिए ना, कितना ही हो। तो अपना प्रिपरेशन दो। ऐसा होगा क्या कि अगर 30,000 वैकेंसी निकाल दे तो आप फॉर्म नहीं भरोगे, अगर 50,000 से ज़्यादा निकाले तो ही भरोगे, ऐसा तो नहीं है। कितने ही निकाले, अगर 10,000 भी निकाले तो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना। तो बस उतना मत सोचो। तो मैं बताऊँगा कि आपको मेरे हिसाब से, देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, सबका अपना अपना रास्ता, टेक्निक ये सब होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपको कैसे करके इकोनॉमी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं हिंदी में मुझे उतना नॉलेज है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, तो हिंदी के बारे मैंने हिंदी लिखना भी आता है काफ़ी बढ़िया, संस्कृत पढ़ने आता है, सब कुछ आता है, बट हिंदी के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे सिलेबस नहीं पता। तो अगर मैं बात करता, सबसे पहले इंग्लिश बैरियर होता है क्योंकि जो सरकारी स्कूल से पढ़ा है। तो देखिए, अगर आपका इंग्लिश आपको ठीक ठाक करना है ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका रीडिंग स्किल कैसा है। अगर आपका रीडिंग स्किल ख़राब है तो आपको वो सबसे पहले बेटर करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पढ़ना है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है भाई, सिर्फ 4 महीना है, देखते देखते हवा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इंग्लिश रीडिंग दिक्कत है तो सबसे पहले रीडिंग को सुधारिए। रीडिंग जब सुधर जाएगा ना तो आप अब ग्रामर पोर्शन में आइए। ग्रामर पोर्शन के साथ साथ आपको जो वोकेबुलरी ये दोनों मेंटेन में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर के साथ वोकेबुलरी ऐसी चीज़ जो आपको डेली चाहिए। मैं हर वक्त कहता हूँ, चाहे ऐसी एयरफोर्स हो, किसी भी हो, अगर आप शुरू कर रहे हैं एज ए बिगिनर तो आपको पर डे 15 सिनोनिम्स, 15 एंटोनिम्स, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आप 20 कर सकेंगे तो 20, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। फिर देखिएगा 2 महीना बाद ये 50-60 में आ गया कि आप डेली 50 से 60 सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, 50 से 60 एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो ये सब डेली है, तो आप जितना कर सकेंगे उस हिसाब से पर डे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका इडियम्स और फ्रेजल वर्ब अलग से थोड़ा सा करते रहिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है ना वो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर क्लोज टेस्ट में भी आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप फ्रेजल वर्ब को भी कीजिए साथ में। ठीक है, तो ये सब आप पर डे कीजिए, 10 कीजिए, 15 कीजिए, 20 करके करते जाइए, लेकिन पर डे कीजिए, छोड़िए मत इसको। ठीक है, छोड़ेंगे तो पछताएं, क्योंकि वर्ड मीनिंग आप कितने पढ़ लीजिए वो कम है, साथ में अगर आप उसमें फांकी देंगे तो क्या होगा। तो वोकेबुलरी एकदम जाना चाहिए। ठीक है, एकदम हर पर डे जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में अगर आप बिगिनर है तो आप कुछ सब्जेक्ट से चालू कर सकते हैं। जैसे अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सबसे पहले काम कर सकते हैं, फिर नाउन्स पे, टेंसेस पे, वॉइस नरेशन तो अभी उतना भी आता नहीं, 1-2 दे देता तो वो थोड़ा सा साइड में कर लीजिए। मेनली अगर मैं बात करूँ तो नरेशन आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये नाउन चैप्टर, प्रीपोजिशन चैप्टर और ये जो है आपका टेंस, ये 4 सबसे पहले बेटर कीजिए। इस 4 को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कीजिए। साथ में कंडीशनल सेंटेंस बोल के एक छोटा सा चैप्टर होता है, वो भी देख लीजिएगा, ये काफ़ी बेनिफिट करता है। इन्वर्जन क्या है, फिर आपका कंडीशनल क्या है, कब आपको जो वर्ब की और सब्जेक्ट की जो तालमेल है जिससे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब काफ़ी बढ़िया से कीजिए। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ेगा। और पहले बता दूँ, जीके, इंग्लिश कोई भी हो, सब्जेक्ट को तैयार करने में वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, नहीं हो रहा उतना नहीं, धीरे धीरे कीजिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन हाँ, पर डे चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन 10 घंटा करके पढ़ लिए फिर उसके बाद दिन सो लिए, ऐसा नहीं। तो इस ऐप से आप इंग्लिश कर सकते हैं। आप बोलेंगे कहाँ से करेंगे। देखिए, अगर आपको उतना इंग्लिश के बारे में ज्ञान नहीं है तो मैं बोलूँगा आप किताब मत खरीदो,
किताब मत खरीदो, क्योंकि किताब से कोई नहीं सीख सकता है इंग्लिश, ठीक है। उतना आसान नहीं है किताब से इंग्लिश सीख लेना। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन आ गया है, तो आप यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल हैं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कुछ भी चैनल, क्योंकि आप खुद से वो कीजिए तो वो बेटर होगा, वरना लगेगा कि नहीं ये है, ऐसा नहीं। तो आप खुद से, आपको कुछ भी चैप्टर के बारे में जानना है तो उसको सर्च कीजिए, आप कुछ तो सामने लिस्ट आ जाएगा, आप उसको देखिए कि कौन सा सर का साथ आपका ट्यूनिंग फिट हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके आप कीजिए। और जो वोकैब है ये मैं बोलूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर ही करना है बस। मैथ सबसे पहले आप अरिथमेटिक पोर्शंस चालू कीजिए, ठीक है। मैथ में भी वैसा आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएगा, आप किसी भी स्टेट से हो, कट ऑफ मत देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैथ का सबसे पहले आपको अरिथमेटिक के ऊपर काम करना चाहिए। बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इस पे ऊपर आपको वर्क करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। फिर एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, फिर CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब है। तो ये सब करने के बाद आप मेंसुरेशन में आइए, 2D 3D इसको समझिए, ठीक है। GD के लिए इतना काफ़ी है, उतना भी ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। मैथ में बस इतना, हाँ कैलकुलेशन स्पीड कीजिए, 30 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक, 30 से ज़्यादा ही करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ 30 तक पहले याद कर लो, 15 तक क्यूब याद कर लो, 20 से 25 तक आपका टेबल्स याद होना चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए, कभी कभी आ जाता है, लेकिन GD में उतना भी ये फैक्टर नहीं करता है। तो ऐसा करके आप मैथ को ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ कॉन्टीन्यूअस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं 2 दिन पढ़ के छोड़ दिए, ठीक है। दूसरा है, तीसरा बात करूँ आपका रीजनिंग को उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रीजनिंग आप पर डे मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए, खुद ब खुद आ जाएगा, बस इतना ही कहना है। रीजनिंग में सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, खुद आ जाएगा। हाँ रीजनिंग में कुछ चैप्टर होता है जो आप एनालिसिस के माध्यम से उतना आसानी से नहीं समझेंगे, जैसे डाइस का चैप्टर होता है, फिर कैलेंडर होता है, लेकिन कैलेंडर उतना आता नहीं, एक दे देता है कभी कभी, कुछ एक आध शिफ्ट में आ जाता है। अब अगर प्रीवियस घाटेंगे आपको दिख जाए कि हाँ सही बोल रहे भाई तुम, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग जो है वो अपने ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर, वो यहाँ पर स्ट्राइक करती है पढ़ के, जो हाँ ये होगी। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हम लोग इतना हाई लेवल सोचते हैं कि हमें दिखता नहीं है कि अरे यार ये तो ये स्कोर करके प्लस माइनस कुछ किया है, ठीक है। तो रीजनिंग अब है मेन GK, SSC GK यानी वास्ट, कुछ भी पढ़ो कमी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बुक में काफ़ी सारे बुक्स हैं, लूसेंट है, अरिहंत है, तरुण गोयल है, और भी काफ़ी है, हिंदी मीडियम में भी काफ़ी है, लूसेंट का हिंदी वर्जन निकलता है। तो आप GK किसी भी एक किताब को पढ़िए, उसको रगड़ दीजिए, एकदम एक ही किताब को लीजिए, उसको रगड़ दीजिए, फिर बाकी जो आपका काम है ना वो मॉक टेस्ट करेगा। मॉक टेस्ट आपको देना है, रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट से आपको एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट को छोड़ दिया। करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। करंट अफेयर्स जब एग्जाम से पहले और जब 10-15 दिन बाकी रहेगा आपका एग्जाम डेट से पहले, जब आपका दिख जाए, आपको तो पता चल ही जाता है ना 10-15 दिन पहले कि हमारे इस डेट पे एग्जाम है, उससे पहले जब आपको पता चल जाए तब आप करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कीजिए। 8 महीना का पढ़ लीजिएगा। मेरा मानना है कि अगर आपका फरवरी से चालू हो रहा है, तो अगर आप इस साल का जनवरी टू दिसंबर तक पढ़ लिए ना तो मोर देन इनफ है। या फिर अगर उतना भी ना हो तो आप मई से या फिर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक करके रखिएगा, ये आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन हो सके तो जनवरी टू दिसंबर कर लीजिएगा 2023 पूरी, जो आपको बेनिफिट करेगा ही, ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ GK में ही, तो स्टैटिक पोर्शन होती है, जैसे नेशनल पार्क्स इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट इन इंडिया, फिर एयरपोर्ट्स इन इंडिया, पोर्ट्स इन इंडिया, टेम्पल्स इन इंडिया, ये सब जो है ना, फर्स्ट इन इंडिया मैन, फर्स्ट इन इंडिया वुमेन, फिर फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया मैन इन द वर्ल्ड, ये सब जो रहता है ना, ये सब को आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है कि किस कंट्री का क्या आपका कैपिटल है, उस कंट्री का आपका क्या नेशनल एम्ब्लम है, उस कंट्री का क्या आपका रूपी है, यानी जो पैसा है। तो ये सब आपको याद करना है, और ये सब है जो रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है, और साथ में रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देना है। आप कितने ही पढ़ लो, अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं देंगे तो आपका जो स्कोर है वो बूस्ट नहीं होगा। कट ऑफ मत देखो कि कट ऑफ कितना गया था, आप देखो तुम कितना उठा पा रहे हो। अपना बेस्ट देना है जितना हो सके। 160 में अगर तुम 110, 120, 130, 140 जितना हो सके तुमसे, तुम उतना पे फोकस कीजिए। कट ऑफ कुछ भी जाए, कट ऑफ गया तेल लेने, ठीक है। कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना कि कट ऑफ कितना गया है, इससे मेरा 10 आ जाए तो मेरा हो जाएगा। कट ऑफ के बारे में मत सोचो, खुद जितना हो सके उतना खींचो उसको, ठीक है। बस मेरा इतना ही कहना था। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।